चलिए भाई, क्वेश्चन 67 मेरी शीट का और ये न्यूटन का क्वेश्चन है। मैं पढ़ देता हूं वीडियो देखने वालों के लिए। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड डायरेक्टेड इनटू द पेपर वेरीज विद टाइम t इन सेकेंड, मतलब वेरीज विद टाइम t स्मॉल है और ब्रैकेट में इन सेकेंड लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ये दिया गया है, फाइव बी इज इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1 बाहर मिली वेबर। ठीक है, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ निकालना है कब? एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्वेश्चन आगे पढ़ता हूं, फुल स्टॉप। ऑल्सो फाइंड द करेंट एंड इट्स डायरेक्शन इन द रेजिस्टेंस R। ठीक है, R की वैल्यू 10 ओम दी हुई है और ये डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में बना देता हूं। इस तरीके से कॉइल टाइप चीज है, ये है। ठीक है, हाँ जी, ये यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनी हुई है। दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, और ये R दिया हुआ है। ठीक, तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ देते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन डायरेक्टेड इनटू द पेपर वेरीज विद टाइम। ठीक है, टाइम t जो दिया हुआ है, टाइम, उसके बाद स्मॉल t लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर इन सेकेंड लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन 5b इज इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1 मिली वेबर। फर्स्ट ऑफ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। मैग्नीट्यूड को अंडरलाइन कर ले, केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। स्मॉल t का वैल्यू 2 सेकेंड दिया हुआ है। फुल स्टॉप। ऑल्सो फाइंड द करंट एंड इट्स डायरेक्शन इन द रेजिस्टेंस R। ठीक है, और R की वैल्यू आपको 10 ओम दे रखी गई है, R इक्वल टू 10 ओम। चलिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप समझदार हैं, न्यूमेंस लॉ अगर आपको अच्छे से आता है तो आपको पता होगा, हमने पढ़ाया था कि अगर फ्लक्स की वैल्यू t के टर्म्स में दिया जाए, पहली पहचान ये थी। और दूसरी पहचान ये थी कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा जाए तो हम लोग E बराबर d∅/dt लगाते हैं। E बराबर d∅/dt लगाते हैं तो लिखेंगे वी नो दैट क्या E इज इक्वल टू माइनस का d∅b/dt होता है। तो E बराबर माइनस d/dt और 5b की जगह कितना हो जाएगा बेटा? 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1 इंटू 10⁻³ पूछो का है, क्योंकि मिली लगा हुआ है। ठीक है, तो मिली लगाना कंपलसरी हो गया इस जगह पे। समझ गए बात को? ठीक है, तो E बराबर माइनस बाहर है, 10⁻³ कांस्टेंट है, ये भी बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर हो गया। अंदर क्या बचा? 6t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 12t हो जाएगा। समझते हैं? ठीक है, 7t का डिफरेंशिएशन केवल 7 हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो E का वैल्यू हो गया 12t प्लस 7 माइनस आगे लगा है इंटू 10⁻³। लेकिन पूछा कब गया है? एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में पूछा गया है। तो इसलिए E इज इक्वल टू माइनस 12 इंटू 2 कितना हो गया? 24 प्लस 7 इंटू 10⁻³ तो ईएमएफ की वैल्यू माइनस 7×4=11 31 इंटू 10⁻³ वोल्ट। आगे बात समझ में? बट क्योंकि मैग्नीट्यूड ही पूछा गया है इसलिए हमें मॉड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो टेकिंग मॉड ले लेंगे तो मॉड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू कितना हो गया? 31 इंटू 10⁻³
वोल्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? अब अगला सवाल, इसको आप 31 मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं, बाय द वे जो भी है। उसके बाद हमसे पूछा गया करंट भी बतानी है, ठीक है। तो करंट कितनी होगी, सिंपल सी बात, यूजिंग ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। नॉर्मली ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। इस चैप्टर में V बाई वी इक्वल टू आई आर में V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता किससे, EMF से ही तो मिलता है। यानी इस चैप्टर में आप V को मॉड ऑफ E ही लिखिए, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। V को E लिखिए। E का वैल्यू आपके पास है कितना, 31 इंटू 10⁻³ I निकालना है। R का वैल्यू 10 हो गया, तो I की वैल्यू 3.1 इंटू 10⁻³ एम्पियर, यानी 3 मिली एम्पियर भी कह सकते हैं। समझ गए? सर इसमें मॉड ऑफ क्यों रखेंगे, सिर्फ ई नहीं रखते? माय डियर, इस फॉर्मूले में V इक्वल टू आई आर में हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ही रखते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग मॉड वाली वैल्यू ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपने कभी नहीं देखा होगा V इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूले में V की वैल्यू आपने माइनस में रखी हो। आई बात समझ में? तो हमेशा प्लस में ही रखी जाती है, इस वजह से हमने EMF की भी पॉजिटिव वैल्यू ही ली है यहाँ पे। बात समझ में आ गया, ठीक है। वैसे भी इस चैप्टर में मैं कई बार बता चुका हूँ, आगे भी बार बार बोलूँगा कि आपके पास जो भी फॉर्मूला है, सपोज मोस्टली ओम्स लॉ ही लगेगा V इक्वल टू आई आर। तो जब जब V की वैल्यू जरूरत पड़े इस चैप्टर में आप E की वैल्यू रखिएगा, ठीक है, वो भी पॉजिटिव। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि हमें पॉजिटिव रखनी है। अच्छा, उसके बाद रह गई बात डायरेक्शन की। तो ये सवाल क्यों मैं स्पेशली लगवा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन, ठीक है। अब कह दो सर डायरेक्शन की तो अभी बहुत सारे सवाल हमने कर लिए थे, ठीक है। अब इतना जरूरी फिर से डायरेक्शन वाला सीन क्यों है, इसलिए है क्योंकि आपको इसमें अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। देखिए, फ्लक्स चेंज होने के 3 तरीके बताए थे आपको। या तो थीटा चेंज हो जाए यानी कॉइल घूम जाए, या तो एरिया चेंज हो जाए यानी कॉइल छोटी बड़ी हो जाए, या कॉइल अंदर बाहर जा रही हो फील्ड के, और तीसरा होता है या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो। ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का एग्जांपल है। यहाँ पे जो फ्लक्स है वो टाइम वेरिएबल है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ साथ चेंज हो रही होगी, तभी तो फ्लक्स टाइम वेरिएबल है। तो मुद्दा बस यहाँ पे ये है कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले ये पता करना होता है कि EMI हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई तभी अब ये सवाल पूछना बेवकूफ़त वाली बात है, इतना आगे हम जा चुके हैं, EMI ऑब्वियसली हो ही रहा है, ठीक है ना। फिर भी चलिए हम शुरुआत से बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल, क्या EMI हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स वेरिएबल है। फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? टाइम पे डिपेंड कर रहा है। टाइम हमेशा वेरिएबल होता है, तो समय अगर हमेशा परिवर्तनशील है तो फाई भी यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज ही होगा, यानी फ्लक्स तो वेरिएबल निकला, ठीक है। तो एक बात तो तय हो गई कि जो फ्लक्स है वो यहाँ वेरिएबल है। अब वेरिएबल में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो घट रहा होगा या तो बढ़ रहा होगा। तो माय डियर, इस पूरे एक्सप्रेशन में माइनस नाम की चीज नहीं है, सब कुछ प्लस है। उस समय भी हमेशा बढ़ता ही है, घटता नहीं है कभी। बात समझ रहे हैं? इस पूरे एक्सप्रेशन में हर जगह प्लस लगा है, और टाइम भी हमेशा बढ़ता ही है। इसका मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग। अगला स्टेप क्या होता था? किस तरफ इंक्रीज हो रहा है? तो किस तरफ? उसी तरफ जिस तरफ फील्ड की डायरेक्शन है। फील्ड डायरेक्शन किधर है? अंदर की तरफ, राइट। इंक्रीजिंग, अब डायरेक्शन आ जाएगी। इंक्रीजिंग के केस में जो डायरेक्शन आपने लिखी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में थंब करना होता है। तो इनवर्ड्स डायरेक्शन लिखी है, थंब करेंगे इधर, कोई दिक्कत? थंब किधर करेंगे? आउटवर्ड। तो फिंगर्स कैसे घूमेंगी? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज की वजह से ये करंट ऐसे चलेगी, फ्रॉम वेयर टू वेयर? लेफ्ट टू राइट, ठीक है। करंट will flow from left to
जाएगा अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर। नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ। इट्स नॉट इमोशनल, इट इज मोशनल। मोशनल ईएमएफ, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, मोशनल ईएमएफ। बस हम इतना सा कहना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें से ऊपर से ऐसे कोई रॉड कट 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 काटते चलिए, यानी फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलरली कोई रॉड ऐसे गिर जाए, या ऐसे इमेजिन करिए कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसमें कोई रॉड ऐसे कट 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 ऐसे घुमा दें। आपको इमेजिन करना पड़ेगा, मतलब ये फील्ड लाइंस ऐसे हैं और कोई रॉड ऐसे ऐसे घूम रही हो, तो क्या हो रही है, फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलरली काट रही है कि नहीं काट रही है? आई बात समझ में? ठीक है, तो क्या ऐसे चला देंगे तो भी चलेगा, कोई नहीं, ऐसे मतलब बिल्कुल एक तरीके से वैसे मान लीजिए कि एक खेत टाइप की चीज है, गन्ने का खेत मान लो यार, सीधी सी बात, गन्ने का खेत लीजिए और आपके पास एक लंबा सा रॉड है, डंडा है, और आप ऐसे ऊपर से ऐसे मारते हुए जा रहे हो, तो क्या है, गन्ने के जो गन्ने हैं वो ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप जब ऐसे मारोगे उसको तो खट 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 इस तरीके से, कुल मिला के अल्टीमेटली जो फील्ड की डायरेक्शन है और जो कंडक्टर की डायरेक्शन है वो एक दूसरे क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या होता है, उस कंडक्टर के एंड के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। बहुत छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ा हाई फाई टेक्निकल चीज नहीं है, ठीक है, मतलब ये फील्ड लाइन है, सोचो, ठीक है, ऐसी बहुत सारी फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, और ये कंडक्टर ऐसे आ रहा है, वो ऐसे 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 काटता हुआ सबको चला जा रहा है, तो कंडक्टर की लेंथ फील्ड के कैसे है, परपेंडिकुलर, और मूव कर रहा है लगातार। तो ऐसी स्थिति में कंडक्टर में क्या आ जाता है, एक ईएमएफ आ जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है ना? तो हेडिंग डाल दीजिए मोशनल ईएमएफ। देखिए, the EMF induced across the ends, the EMF induced across the ends, the EMF induced across the ends of a conductor, the EMF induced across the ends of a conductor, the EMF induced across the ends of a conductor due to its motion, due to its motion, due to its motion in a magnetic field, the EMF induced across the ends of a conductor due to its motion in a magnetic field is called motional EMF. समझ गए भैया? ठीक है, यानी जब कभी कोई कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और कब मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। द मोशन ऑफ द कंडक्टर शुड बी इन सच अ वे दैट इट्स लेंथ इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन से चाहो तो लिख लो, द मोशन ऑफ कंडक्टर शुड बी इन सच अ वे, द मोशन ऑफ द कंडक्टर, the motion of the conductor should be in such a way, the motion of the conductor should be in such a way that the length of the conductor remains always perpendicular, length of the conductor remains always perpendicular, remains always perpendicular to the, remains always perpendicular to the direction of the magnetic field, to the direction of the magnetic field, perpendicular to the direction of the magnetic field. ठीक है भैया?
तो कई सारे केस हो सकते हैं, ठीक है। आपको हम 2 केस बना के दिखा देते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 और ये एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या आप इमेजिन करेंगे, बड़े अच्छा समझ में आएगा। ये है रॉड, ये ए और ये बी, और कैसे चला रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं वी वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये फील्ड लाइंस को काटता हुआ खट 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 काटता हुआ, भाई फील्ड लाइंस कैसी हैं, ऐसे, और कंडक्टर कैसा है, ऐसा। एंगल कितना है दोनों का, आई बस समझ, ठीक है। चाहो तो और भाई डेंस कर दें और क्लियर आपको समझ में आ जाए, है ना। जैसे आगे बढ़ेगा तो ये 3 लाइंस कटेंगी, फिर ये 3 लाइंस कटेंगी, इस तरीके से होगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, और डेंस कर देते हैं इसको भी। दूसरा तरीका क्या है कि तुम एक रॉड लो लंबी सी और उसको यहाँ फिक्स कर दो, ऐसे घुमाओ गोल गोल, है कि नहीं। 90 डिग्री पे काटेगा कि नहीं काटेगा, सबको बताओ, इमेजिन करिए, अब समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, जब ये ऐसे ऐसे जाएगी फील्ड लाइंस तो अंदर तरफ है, तो ऐसे इस तरीके से आई बस में। ये दोनों ही एक्चुअली अपने कोर्स में पढ़ने, दोनों के लिए डेरिवेशन करना पड़ेगा, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, हम कुछ भी फर्जी नहीं करते, ठीक है। तो ये केस हमको पढ़ना है जिसमें एल लेंथ का कंडक्टर, मतलब इसका फॉर्मूला डेराइव करना पड़ेगा, मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ। एल लेंथ का कंडक्टर v स्पीड से चलेगा, पता है इस केस में मोशनल ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी बवाल आएगी, BVL, ठीक है, ठीक है। और दूसरा, इस केस में जब आप करेंगे और ओमेगा स्पीड से ऐसे घुमा रहे होंगे तो ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी वो E = ½ v ओमेगा L² आएगी, ठीक है। इसमें भी बवाल है, लेकिन आखिरी में स्क्वायर लग गया, तो उधर का 2 इधर ऊपर 2 बढ़ गया, इधर नीचे 2 कम हो गया, ठीक है। याद करने का अपना अपना तरीका है, कैसे भी याद कर सकते हैं। तो होपफुली समझ गए होंगे। तो मैंने क्या बताया आपको, जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करता है तो उसके एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, इसे मोशनल ईएमएफ कहते हैं। पर्टिकुलर क्या है कि उस कंडक्टर को कैसे चलना चाहिए, इस तरीके से चलना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर की लेंथ एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर है, इस तरीके से रहना चाहिए, ठीक है। इसके 2 एग्जांपल हमारे सिलेबस में जो पढ़ने हैं वो ये है कि जब एक कंडक्टर ट्रांसलेटरी मोशन करे, कौन सा मोशन हो रहा है बताइए, आगे इधर से ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, वो इसमें कौन सा मोशन हो रहा है, रोटेटरी मोशन हो रहा है। तो जब ट्रांसलेटरी मोशन होता है v स्पीड से, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो उसका फॉर्मूला होता है BVL, यानी बवाल, ठीक है। और अगर जब रोटेटरी मोशन होता है ओमेगा स्पीड से, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो ½ v ओमेगा L² होता है। कॉपी कर लीजिए भैया, इसमें मॉड लगा लीजिए, ठीक। बाकी डायरेक्शन के बाद में देखेंगे, डायरेक्शन निकालने के लिए तो अपने पास व्यवस्था है ना, लेंज लॉ वाली। चलिए हेडिंग डालिए, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ, इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं लोग। तो ये डेरिवेशन 2 मेथड से होता है, E = BVL का डेरिवेशन 2 मेथड से होगा, दोनों अपने सिलेबस में हैं। और जब क्वेश्चन में आए तो कृपया एक बार चेक जरूर कर लें कि किस मेथड से पूछा गया है, ओके। तो 2 मेथड से करेंगे, पहले तो हेडिंग डाल लीजिए आप, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ straight conducting rod, ends of a straight conducting rod moving perpendicular, straight conducting rod moving perpendicular to the, moving perpendicular to the uniform magnetic field, uniform magnetic field with constant linear speed, with constant linear speed,
विथ कांस्टेंट लीनियर स्पीड। ठीक है, तो इस हेडिंग में ही मैंने क्लियर कर दिया है लीनियर स्पीड, यानी हम इस केस की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस डेरिवेशन को दो मेथड से किया जाएगा। पहली बात तो मैं इसको गायब कर देता हूं, यानी अभी फिलहाल अपना वास्ता इससे नहीं पड़ा है, अभी अपना वास्ता इससे नहीं पड़ा है, अपना वास्ता इससे। ठीक है, ये करना है। ओके, और इसमें भी दो तरीके से होता है, तो आप इसमें लिखिए, दिस कैन बी डन बाय द फॉलोइंग टू मेथड्स। दिस कैन बी डन बाय द फॉलोइंग टू मेथड्स। दिस कैन बी डन बाय द फॉलोइंग टू मेथड्स। हेडिंग डाल दीजिए नंबर 1, बाय फैराडेज लॉ। बाय फैराडेज लॉ। ठीक है, बाय फैराडेज लॉ हम इसको करके दिखाएंगे आपको। देखिए क्या करना है, कंसीडर द सिचुएशन ये हमारे पास एक फ्रेम है और फ्रेम में वही कंडक्टिंग रॉड जिसकी हमें जरूरत है, जिसको खिसकाने से इमोशनल ईएमएफ आएगा, वो रॉड है। इसकी लेंथ में इधर लिख देता हूं L, और मैं क्या कर रहा हूं, इसको V स्पीड से खींच रहा हूं, V वेलोसिटी से खींच रहा हूं। तो अभी फिलहाल ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। जब मैं खींचूंगा इसको तो ये इस पोजीशन से सरक के यहां आ जाएगा। गॉट इट? कहां आ जाएगा? यहाँ, यानी B वाला पॉइंट सरक के कहां पहुंच जाएगा, B डैश, और C वाला कहां पहुंच जाएगा, C डैश। यानी पहले लूप क्या था, क्या था? पहले लूप था A B C D। अब लूप क्या है, A B डैश C डैश D। एरिया नहीं बढ़ा लूप का, सोचो, थिंक अबाउट इट। मतलब एरिया बढ़ गया। कौन सा एरिया? वो एरिया जो फील्ड के अंदर है, यानी फ्लक्स चेंज हुआ। सोच के देखो, फ्लक्स चेंज हुआ, क्योंकि हम जानते हैं, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम समझा रहे हैं आपको। फाई का फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ए क्या होता है, वो वाला एरिया जो फील्ड के अंदर है। पहले एरिया ए बी सी डी था, अब एरिया ए बी डैश सी डैश डी है, यानी एरिया बढ़ गया, तो फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, यानी फ्लक्स चेंज हो गया, यानी ईएमएफ तो पक्का आएगा। इसका मतलब हम क्या लगाते हैं, न्यूमैन्स लॉ। अरे फैराडे लॉ से करो, फैराडे लॉ है तो न्यूमैन्स लॉ है तो फैराडे। ठीक है, चलो, तो बाय फैराडेज फर्स्ट लॉ, समझे? बहुत ध्यान से देखिएगा। E इज इक्वल टू, ध्यान पूर्वक देखिए मैं क्या कह रहा हूं, E इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी। गॉट इट? ठीक है, अब फाई का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। बोलो, बी ए कॉस थीटा। चलिए, कॉस थीटा, अगर हम मैक्सिमम ईएमएफ 90 डिग्री वाले केस में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो आप कॉस थीटा की वैल्यू +1 ले सकते हैं या -1, जो इच्छा उसको ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कारण है अपना, अगर आप ऐसे देखोगे तो कॉइल ये बन रही है ऐसे, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा इसका, बाहर की तरफ, क्योंकि हम बाहर हैं, समझिए ना। ये कॉइल है, कॉइल का एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो गया, ऐसे हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, कॉस मैग्नेटिक वैल्यू -1। ठीक है, अगर तुम बाई चांस मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर को ले लेते, तुमको कौन सा राज्यवेद ने बताया था कि तुम क्रॉस है करोगे। मान लो कोई ऐसे कर देता कि फील्ड को डॉट डॉट बना देता, तो फील्ड भी बाहर हो जाती, कोई एरिया भी बाहर हो जाता, तो एंगल कितना हो जाता, 0 डिग्री। तो अल्टीमेटली फर्क केवल कायम पड़ना है +1 और -1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू +1 होती है और cos 180 की वैल्यू -1 होती है। अल्टीमेटली आना 1 ही है, और बाकी हमें जब केवल मैग्नीट्यूड से ही मतलब है, अभी साइन से मतलब ही नहीं है, तो कुछ भी करो।
आई बात समझ में? तो जो सिचुएशन है उसके हिसाब से चलो मैं रख देता हूँ 180 डिग्री, ठीक है। चलो, तो क्योंकि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हम देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, फील्ड के डायरेक्शन अंदर है और कॉइल का एरिया वेक्टर उसी तरफ लिया जाता है जिस तरफ हम होते हैं। तो हम बाहर की तरफ है तो एरिया वेक्टर किधर आया, बाहर की तरफ आया। तो cos थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो गई, बी और ए के बीच का एंगल cos 180 वैल्यू कितनी होती है, -1। तो माइनस का d बाई डी टी ऑफ b इंटू ए, और ये कितना हो गया, -1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मैग्नेटिक फील्ड भी तो यूनिफॉर्म है, हमने कैसी मैग्नेटिक फील्ड ली है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जब जो चीज यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है, वो बाहर आ जाएगी, अंदर क्या बचा, dA बाय dA, मतलब चेंज इन एरिया। यही तो था dA, इतना एरिया ही तो है dA। तो ये एक रेक्टेंगल टाइप दिखाई दे रहा है। मान लेते हैं कि थोड़ा आगे dx आगे बढ़ गया, dx कितनी देर में, थोड़े से समय dt समय में आगे बढ़ गया, बोलो dx आगे बढ़ गया dt समय में। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt, गलत तो नहीं कह रहे हैं, अरे लिखा जाता है v बराबर ds अपॉन dt या dx अपॉन dt व्हाटएवर। तो इस स्ट्रिप की, इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, l, विड्थ कितनी है, dx। तो dA बराबर क्या हो जाएगा, l इंटू dx नहीं हो जाएगा, बोलो। और स्पीड को dx अपॉन dt लिखते हैं, इसको याद रखना। तो dA के प्लेस पे E बराबर b और dA की जगह पे क्या हो गया, l इंटू, और नीचे क्या है, ये देखा देखा नहीं लग रहा तुमको। तो E बराबर BLV, तो याद करने के हिसाब से बवाल, ठीक है। तो जिनको कम समझ में आया वो दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक यू शेप का फ्रेम रखा हुआ था जिसमें हमने एक स्लाइडर लगाया हुआ था जिसको हम v स्पीड से खींच रहे थे। तो मान लिया कि dx खिंच गया dt टाइम में, तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये इतना खिंचा तो इतना एरिया बढ़ गया फील्ड के अंदर कॉइल का, तो उस इंक्रीज एरिया को मैंने dA लिखा। इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ l इंटू dx। अब काम किससे करना है, फैराडे के लॉ से। तो फैराडे का पहला लॉ यानी न्यूमैन्स लॉ क्या कहता है, माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। फाई का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा, थीटा होता है बी और ए के बीच का एंगल, थीटा होता है बी और ए के बीच का एंगल। बी किधर है, अंदर, ए किधर है, बाहर। एंगल कितना हो गया, 180। तो कॉस 180 वैल्यू -1, ठीक है। अगर तुम मान लो 0 भी ले लेते तो आखिरी में मॉड लगा देते, भाई तुम 0 लेते या माइनस आता, हम आखिरी मॉड ठोक देते। हमें तो मतलब तो हमें किससे है, सिर्फ ईएमएफ के मैग्नीट्यूड से। डायरेक्शन तो हम कैसे भी निकाल लेते हैं लेंज लॉ से, समझ में आया। तो cos 180 वैल्यू -1, तो ये -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। b कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ गया, बचा dA, dA की जगह l इंटू dx और dx अपॉन dt की जगह पे v। इसको मिला के E बराबर बवाल। अब आप बात करेंगे मेथड नंबर 2, हेडिंग डालिए मेथड नंबर 2, बाय एनर्जी कंसिडरेशन, बाय एनर्जी कंसिडरेशन एंड लॉरेंज फोर्स, बाय एनर्जी कंसिडरेशन एंड लॉरेंज फोर्स, LORENTZ, लॉरेंज फोर्स, बाय एनर्जी कंसिडरेशन एंड लॉरेंज फोर्स। डायग्राम मैंने लगभग वही बनाया है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, B वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसमें एक यू शेप का फ्रेम है जिसका साइड लेंथ L है, उसमें भी एक रॉड को हम V स्पीड से ही खींच रहे हैं लगातार। रॉड को हमने थोड़ा चौड़ा करके दिखाया है क्योंकि यहाँ पे तरीका सोचने का बदलना है, अल्टीमेटली आंसर सेम आएगा, मेथड डिफरेंट हो गया है। तो करना क्या है भाई, देखिए हर रॉड में होगा फ्री इलेक्ट्रॉन क्योंकि रॉड कंडक्टिंग है, हर कंडक्टिंग रॉड में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा लॉरेंज फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जानते हैं तो आपको मैंने पढ़ाया था
कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू होता है Q इन ब्रैकेट V क्रॉस B होता है। यानी अगर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स कर दें और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उसको घुमा दें तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, लेकिन अगर नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ेगा। तो यहां पे ये फॉर्मूला कब लगता है फोर्स का, जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है। गौर से देखो, अगर तुम कंडक्टर को खींच रहे हो, समझना बात को, अगर तुम कंडक्टर को इधर से इधर खींच रहे हो तो कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को भी तो खींच रहे हो। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज पार्टिकल फील्ड के अंदर चल रहा है, इसका मतलब नहीं समझ में आया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। तो जब भी ठीक है, तो जब ये कंडक्टर हम आगे ले जाएंगे तो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है यानी कि इलेक्ट्रॉन वो भी आगे जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप फिलहाल इस कंडक्टर को भूल जाइए तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी v इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड। v वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो मैग्नेटिक फोर्स काम करता है। वो मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगेगा, इसके लिए हम इसका सहारा लेंगे। तो देखो v क्रॉस b, b अंदर तरफ है, v की डायरेक्शन में कर दिया, b अंदर तरफ है, थंब किधर आया, ऊपर की तरफ। लेकिन ये कौन है, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, तो किसकी डायरेक्शन किधर आएगी, नीचे की तरफ। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा वो नीचे की तरफ काम करेगा और इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन नीचे आके सेटल हो जाएगा, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझे, मैं इसीलिए कह रहा हूं थोड़ा इसका डेरिवेशन 3-4 लाइन का है, कंसेप्ट अनोखा है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि कंडक्टर जब आप खींचेंगे तो कंडक्टर के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी चलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, यानी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलता है तो उसके ऊपर लगता है मैग्नेटिक फोर्स, जिसको आप लॉरेंज फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, वो मैंने बताया आपको कि आप V की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स करिए, B की तरफ घुमा दीजिए, थंब आएगा पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन, तो अगर नेगेटिव है तो अपोजिट कर दीजिएगा। यानी हर इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स किधर काम करेगा, नीचे। अब मैं कंसेप्ट नंबर 2 पे जा रहा हूँ। हमने बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा है कि अगर किसी बॉडी में एक तरफ नेगेटिव कलेक्ट हो जाता है तो उतना ही अपोजिट पॉजिटिव दूसरी तरफ कलेक्ट हो जाता है। सुना है नहीं सुना है? तो अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव यहां कलेक्ट हो गया, ठीक है। और आप खींचते रहोगे, लगातार ये होता रहेगा। गलत तो नहीं कह रहे, लेकिन कंसेप्ट नंबर 3 पे आइए। 2 हो गए, 2 समझ गए। इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो नीचे बैठ रहा है, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, जितना नेगेटिव नीचे बैठ रहा है उतना ही इक्वल पॉजिटिव ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रॉन बॉडी से बाहर निकला तो है नहीं। चार्ज न्यूट्रलाइजेशन तो रखना ही पड़ेगा ना हमको। तो अगर हम सिस्टम में एक तरफ नेगेटिव शो कर रहे हैं और तो दूसरी तरफ हमें पॉजिटिव शो करना हमारी मजबूरी, क्योंकि भाई आप बॉडी पे नेगेटिव टोटल तभी रख सकते हो जब उससे बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन आया हो। किसी बॉडी पे आप पॉजिटिव तभी रख सकते हो जब उससे बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गया हो। ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, एक तरफ आपको जितना नेगेटिव करना है उतना ही आपको दूसरी तरफ पॉजिटिव करना होगा। कंसेप्ट नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी कंडक्टर के अंदर। कैसे, सबको पता है प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। गलत तो नहीं कह रहे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही स्ट्रांग होती चली जाएगी जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा चार्ज यहां पे इकट्ठा होता चला जाएगा, राइट। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझिए, जाम हो रहा तगड़ा। तीसरा कंसेप्ट ये है कि
ऊपर पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, नीचे निगेटिव इकट्ठा हो गया, तो पॉजिटिव और निगेटिव के इकट्ठा होने से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 4। चौथा कंसेप्ट, अब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी असर महसूस करेगा। ठीक है, पहले सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का असर महसूस कर रहा था, इस वजह से केवल नीचे जा रहा था, लेकिन अब ये कंडक्टर चलता जा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लगता जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे चार्ज ऊपर प्लस नीचे माइनस डेवलप होता चला गया, ज्यादा ज्यादा फील्ड होती गई स्ट्रॉन्ग, और एक वक्त ऐसा आया कि फील्ड ने इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कि ये दोनों हो गए बराबर। तो अब कंसेप्ट नंबर 5, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स विल बिकम इक्वल, मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएंगे दोनों के। फील्ड में रखे चार्ज पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू V, और मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स का फॉर्मूला होता है Q V B sin थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल होता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का। वेलोसिटी किधर, इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर, नौवा की दुकान इधर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये और वेलोसिटी ये, एंगल कितना, sin 90, because theta is 90 डिग्री, therefore Q से Q कैंसिल, E is equal to VB, और ये कितना हो जाएगा, sin 90, sin 90 की वैल्यू 1। ठीक है, अच्छा, तो वेद E बराबर VB हो गया। आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती हुई यूनिफॉर्म हो गई। ठीक है, तो हम लोग लगा सकते, बिकॉज E वेक्टर इज इक्वल टू, इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। भाई फर्दर इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाएगा, सोच के देखो, जब इक्विलिब्रियम आ गया तो क्या अब इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा, नहीं, यानी ऊपर जितना प्लस होना था हो चुका, जितना माइनस नीचे होना था हो चुका, यानी कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी बननी थी बन चुकी, यानी फिक्स हो गई। आई बात समझ में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई कांस्टेंट, और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है हम लगा सकते हैं वेद, वेद पुराण वाला वेद नहीं, V बराबर ED, वेद पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम इस चैप्टर में E लिखते हैं, और D यानी सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, टू चार्जेस के बीच का सेपरेशन। तो E बराबर कितना आ गया, E बराबर E अपॉन L, उठा के कहां रख दो, फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन E अपॉन L बराबर VB, L उधर भेज दिया तो E बराबर BVL। टेढ़ा है पर मेरा है, समझे।